हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए होंगे। ठीक है, इस समय आप सबको तैयारी के समय कुछ नहीं देखना चाहिए, एकदम चिड़िया की आँख। ठीक है, मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक, मैं लाया हूँ सीटेट 2022 और 23 में होने वाले सीटेट एग्जाम में पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये इसका पार्ट 5 भाग 5 है। बाकी के 4 पार्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, देखिए, पढ़ें वहाँ पे, अदरवाइज आप अच्छे क्वेश्चन मिस कर देंगे। ठीक है, तो बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गो टू माय चैनल, ठीक, एंड वॉच दैट पार्ट्स। ओके, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? वेयर इज द इंडियन गैंडे कंजर्व? भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? ए ऑप्शन कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क में, सी ऑप्शन बांदीपुर नेशनल पार्क में, डी ऑप्शन गिर नेशनल पार्क में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। भारतीय गैंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। पहले का ऑप्शन होगा आपका बी, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में पड़ता है आपका। ठीक है, ओके। और यह उद्यान जो है, यह जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले एक सींग वाले एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित करता है। तो पहले का बी ऑप्शन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, उसी को संरक्षित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन तो पढ़िए, इसमें एक चीज बना दूं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है? ठीक, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस लेवल से किस लेवल तक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन उत्पादक से उपभोक्ता से पहला ऑप्शन उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सी ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, डी ऑप्शन उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। बताना है पार किसी मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी का फ्लो है वो पहले किस में होता है, फिर किस में होता है। ठीक, ये बताना है आपको। तो सही ऑप्शन बताइए। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, सी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो वो उत्पादक से उपभोक्ता में होता है, उपभोक्ता से अपघटक में होता है। ठीक है, तो दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अच्छा। तो मतलब कि किसी खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात करें, किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात करें तो उत्पादक जो है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और उपभोक्ता हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता हमारे शाकाहारी होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हमारे मांसाहारी होते हैं। इसके बाद आते हैं अपघटक, यानी कि अपघटन करता अपघटक। अपघटक क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो चीज़ लोग छोड़ देते हैं, मार के खा पी के छोड़ देते, जो सड़ा गला बचता है उनको खा पी के उससे ये गला को उन सबको गला के उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु ये पूछे जाते हैं। मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु, जीवाणु हो गया। ठीक है, कवक हो गए, अपघटक हैं ये सब। ठीक है, और
मृतोपजीवी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मृतोपजीवी, ठीक है। तो दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही है, पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक आएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है WII, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है इसका। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी कोयम्बतूर में, सी अहमदाबाद में, डी देहरादून में। कहाँ पे स्थित है? सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपकी देहरादून में स्थित है, ऑप्शन डी, तीसरे का ऑप्शन डी सही होगा। ये आपका देहरादून में स्थित है, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान इसका फुल फॉर्म पूछने को भी आ जाता है WII। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, किसे अवशोषित करते हैं? ए ऑप्शन हीलियम को, बी ऑप्शन नाइट्रोजन को, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड को, डी ऑप्शन ऑक्सीजन को। सही ऑप्शन का चुनाव करिए, जल्दी बताइए। तो चौथे का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 को मुक्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण आपका शुद्ध बना रहता है। इसकी रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, तो रिएक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्लस 12H2O 12 मॉलिक्यूल H2O के, इसको टी हमारा बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और प्लस 6H2O, ठीक है। ये आपका बहुत ही, और ये आपका ग्लूकोज ऊर्जा है, ठीक, एनर्जी से पौधे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 6CO2 प्लस 12H2O, इससे मिलता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो चौथे का ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही है, इसको ये अवशोषित यानी सोख लेते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को, सड़े गले उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ए मृतक भक्षी, बी मांस भक्षी, सी शाक भक्षी, डी रसायन भक्षी। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर भी दे दिया करें, ठीक है ना, इसमें कुछ जाएगा नहीं आप लोगों का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मृतक भक्षी। तो अपशिष्ट उत्पादों यानी कि सड़े गले पदार्थों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। और ये जो जीव आपके होते हैं ये विषम पोषी होते हैं, ये जीव आपके विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी जीव होते हैं, यानी कि विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। मृतक भक्षी आपकी विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। मृतक भक्षी विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा विषम पोषी का मतलब क्या होता है। तो पांचवे का ऑप्शन ए आपका सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन जल विद्युत ऊर्जा, बी ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा। जल्दी से बताइए, सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए।
तो छठे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, छठे का बी ऑप्शन सही है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा अपारंपरिक होती, अपरम अपारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक नहीं अपारंपरिक होती, ठीक, अपारंपरिक होती है। ओके, अपारंपरिक, ठीक। और नवीनीकृत नवीनीकृत प्रकार की होती है। अपारंपरिक व नवीनीकृत प्रकार की ये ऊर्जा आपकी होती है। ठीक है, समझ गए। और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, और इसका उपयोग हम खाना बनाने में, बिजली बनाने में आदि कामों में कर सकते हैं या किया जाता है। और बात करें तो भारत में मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पूगा घाटी इंपॉर्टेंट है, पूगा घाटी कहाँ है ये पूछी जाती है, तो ये पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ भी आपका भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तातापानी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। खम्मम 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 तेलंगाना में है, ये भी पूछा जाता है आपका। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी लद्दाख, तातापानी झारखंड, खम्मम तेलंगाना, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही है। तो भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक व नवीनीकृत ऊर्जा होती है। इसका प्रयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। भारत में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी जो कि लद्दाख में पड़ती है, तातापानी झारखंड, खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, तो छठे का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक थे, एम एस स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? एम एस स्वामीनाथन एक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, कि केवल वैज्ञानिक थे? कृषि वैज्ञानिक थे, या ये इसके आगे लिखा है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी होगा, बताइए। पत्रकार थे कि कृषि वैज्ञानिक थे कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे कि पक्षी वैज्ञानिक थे? सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कृषि वैज्ञानिक। तो एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, ये ऑप्शन डी लिखा हुआ आपका यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट में ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कृषि वैज्ञानिक थे। हुआ क्या कि 1966 में मैक्सिको गए होंगे, तो ये मैक्सिको में जाके, ठीक है, मतलब कि मैक्सिको में, वहाँ से मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ, 1966 में मैक्सिको के बीजों को ये पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित किया इन्होंने, यानी कि मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज इन्होंने विकसित किया। ठीक है, मैक्सिको से बीज लाए, उसके पंजाब के गेहूं की घरेलू किस्मों के साथ उसको मिश्रित किया, जिससे उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीजों का इन्होंने विकास किया, जिससे बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने लगा। ठीक है, समझ गए। इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और पूछा जाता है कब लाए थे, तो 1966। कहाँ से लाए थे? तो मैक्सिको से, 1966। ठीक, कब लाए थे? तो 1966 में। ठीक है, कहाँ से लाए थे? मैक्सिको से, मैक्सिको से। इम्पोर्टेंट है, किसका प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? तो गेहूं के बीजों के साथ प्रयोग करके, ठीक है, इन्होंने। और
1989 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1989 ईस्वी में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इनके बारे में हिस्ट्री थी। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966 में इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज का विकास किया। और इसके लिए इनको इस क्षेत्र में यानी विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सातवें का ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ह्रास का मतलब होता है छेद। ठीक है, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर कि दक्षिणी ध्रुव पर कि भूमध्य रेखा पर, विपरीत में से कोई नहीं। डी ऑप्शन। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर कि विपरीत में से कोई नहीं। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कि एक ब्रिटिश दल ने 1985 में स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर मतलब कि टोटल ओजोन मैपिंग एक प्रकार का होता है, उसकी मदद से अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका आपका दक्षिण ध्रुव पर है, तो अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र का पता लगाया। ठीक है, और जानते हैं जब ओजोन छिद्र होने से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो आठवें का आपका डी ऑप्शन सही था, तो दक्षिणी ध्रुव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए ऑप्शन नदियों में प्रदूषण से संबंधित है, घटता भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है, बी ऑप्शन सी विलुप्त के करीब जीव के लिए संबंधित है, या डी वायु प्रदूषण से संबंधित है। जल्दी से इसका ऑप्शन कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। आपका होगा ऑप्शन सी। तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित बुक है। ठीक है, तो ठीक है, तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। ठीक है, और रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। और रेड डाटा बुक को IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। फुल फॉर्म बता रहे, लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है। ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और जो मतलब इस पुस्तक में जो जीव बहुत ही क्रांतिक रूप से, बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संकटापन्न स्थिति में होते हैं, मतलब कि क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को इसमें गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जो बहुत ही अधिक मात्रा में संकटापन्न जीव होते हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। और जैसे ही कोई जीव जो गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया गया है पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है, पर्याप्त संख्या में अगर वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
तो अगर पूछे संगठनापन जीवों को किस प्रकार के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जब ये जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर ले जाते हैं तो किस पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है, आयुषन इसे जारी करता है। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए 90 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया, एस आर दास। जल्दी से ऑप्शन कीजिए। पॉलिटी से भी आता है, नेचर से भी आता है, आसपास की चीज़ों से भी आता है, हर चीज़ से पूछते हैं ईवीएस में क्वेश्चन। ठीक है, रहन सहन की चीज़ों से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, खाना पकाना, इन सब चीज़ों से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ईवीएस में कुछ भरोसा नहीं क्या चीज़ कहाँ से आ जाए, लेकिन कोई हाईफाई चीज़ नहीं पूछी जाती। ठीक, और प्लीज़ स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड गाइस, अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो एंड शेयर दैट वीडियो। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को अच्छा लाभ पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर मी, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने लाऊं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो थे हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे हीरालाल जे सुनदास कानिया, हीरालाल जे की सुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। ठीक, 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। ठीक, तो 10वें का ऑप्शन आपका सी है। इनमें से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। पूरा नाम है सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया। ठीक, चलिए 10वें का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? घास स्थल आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन हिमालय, सी ऑप्शन पूर्वी घाट, डी ऑप्शन विंध्याचल। राइट ऑप्शन का चुनाव कीजिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। 16 घास स्थल जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और 16 घास स्थल वनों को हम उष्ण कटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी जानते हैं। ठीक, उष्ण लिख लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय माउंटेन ठीक है, जंगलों के रूप में भी जाना जाता है, माउंटेन जंगल। ठीक है, तो पश्चिमी घाट 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और इन्हें मतलब कि एक प्रकार से वन होते थे, इन्हें उष्ण कटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, कहा जाता है। ठीक है, या माना जाता जो भी। और इस तरह के घास के जो मैदान है ये उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा, 11वें का ऑप्शन ए सही होगा। 16 घास स्थल जो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ए ऑप्शन नेला पट्टू है बेटा, कुक्कारे बेलूर, बी ऑप्शन सी कुंथलकुलम, डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर बताइए इसका, राइट आंसर बताइए। तो 12वें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हर जगह, तीनों जगह प्रजनन करते हैं, नेला पट्टू में, कोक्कारे बेलूर में, कुंथनकुलम, इन सभी जगह पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो 12वें का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के
किस भाग में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था दिए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन डी है ये। 9वें भाग में, 7वें भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में? जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा भाग 9। भाग 9। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? तो भाग 9 में। भाग 9 और अनुच्छेद 243, 243 ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 और भाग 9 में अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 और भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची की बात करें तो सेकंड अनुसूची, अनुसूची सब पूछा जाता है। अनुसूची बात करें तो इसमें ये आती है सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 13वें का ऑप्शन ए सही है, 9th। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 9th भाग में अनुच्छेद 243 अनुसूची सेकंड में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो 13वें का ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ए ऑप्शन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी ऑप्शन शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी ऑप्शन राष्ट्रपति की शक्तियों से, डी ऑप्शन संसद की शक्तियों से। राइट ऑप्शन जी दीजिए जल्दी से। तो 14वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय स्वशासन। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 14वें का बी ऑप्शन सही है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग शहरी स्थानीय निकाय का मतलब क्या चीज़। ठीक है, चलिए 14वें का बी ऑप्शन। आइए आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी जो नहीं है उसको मानिए डी ऑप्शन। कंप्यूटर वाले भैया सब गलत कर देते हैं, क्या बताया जाए। ठीक, डी ऑप्शन। ओके, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, डी लोकसभा के अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। ओके, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे और को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, क्योंकि यही सब चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाते रहूँगा। ठीक, तो सपोर्ट कीजिए मेरा। ओके, तो इसका राइट आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, ए बी सी डी? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। 15वें का ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर या उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है, उसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो 15वें का ऑप्शन ए आपका सही है। राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है। ए 15वें का ये ऑप्शन सही है आपकी। ठीक है, 15वें का ए। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, मेरे क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। जरा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो दिल में लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिससे मैं और आप मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँ, आप लोग खूब अच्छा करते रहे, ठीक है। इसी तरह ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स एंड गाइस, तब तक के लिए थैंक्स। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और अच्छे सेशन पे इससे और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।